आज का जो टॉपिक है हार्मोन काम कैसे करती है ना। तो हार्मोन मैकेनिज्म पिछले क्लास में शायद हमने लिखा था, इसके बारे में लिखा था ना, बड़ा सा अक्षर में लिखा था, है ना। तो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन, मैकेनिज्म ऑफ, अच्छा नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। हार्मोन एक्शन, क्या हो रहा है भाई? हार्मोन, चलो चल जाएगा काम, एक्शन, ठीक है। काम कैसे करता है हार्मोन? तो हार्मोन का पहले आपको संरचना जानना पड़ेगा, है ना, उसका केमिकल नेचर। तो आपको पिछले क्लास में बताया था हार्मोन या तो प्रोटीन का बना होता है हमारे शरीर में, या तो प्रोटीन का बना होता है, या तो लिपिड का। लिपिड मतलब स्टेरॉइड। दो नेचर होता है दोनों का अलग अलग। तो ये दोनों हार्मोन, तरह के जो हार्मोन होते हैं, ये सबसे पहले उस टिश्यू या उस ऑर्गन के पास जाते हैं जहां पर इसको काम करना होता है। जैसे TSH हार्मोन है, उसको थायराइड के पास काम करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहां से चल करके थायराइड के पास जाना पड़ेगा। सबसे पहले उसका काम है कि एंडोक्राइन ग्लैंड से निकले, ब्लड में मिले, ब्लड से मिलने के बाद टारगेट टिश्यू या टारगेट ऑर्गन या टारगेट सेल के पास वो पहुंचेगा। काम यही होता है ना। आपको पढ़ना है तो चल के आके पढ़ते हो ना, रूम से आते हो यहां पढ़ने आते हो। उसी तरह हार्मोन का भी हिस्सा है, निकलता है एंडोक्राइन ग्लैंड से और कहां पहुंचेगा, टारगेट, जहां उसको काम करना है उसको कहा जाता है टारगेट ऑर्गन या टिश्यू या टारगेट सेल, कुछ भी लिखा रह सकता है आपके बुक्स में। तो पहला काम तो ये है। तो इसका पॉइंट्स हम लोग इसको थोड़ा सा इसको इज्जत दे के, मतलब एक हेडिंग दे के अगला से लिखते हैं हम लोग पॉइंट। सबसे पहला बात, हार्मोन, है ना, डिजॉल्व in blood and reach at target, जहां पर उसको काम करना है। ब्लड में डिजॉल्व होगा और ब्लड के साथ वो पहुंच जाएगा टारगेट ऑर्गन्स के पास। और आप लोग जानते हो कि हार्मोन जो होता है ऑर्गन के अंदर, अंग के अंदर चला जाता है, उसके टिश्यू यहां तक उसके सेल के पास पहुंच जाता है। बताए थे पिछले क्लास में, वही हमारा ब्रेन वाला न्यूरॉन नहीं पहुंच पाता है सेल के पास, लेकिन हार्मोन का एक बहुत अच्छा चीज है। तो टारगेट ऑर्गन्स जो है, मतलब इसके अंदर भी ये चला जाएगा। टारगेट टिश्यू लिखा बोल सकते हो या सेल भी बोल सकते हो, एक ही चीज है। ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग टिश्यू कहते हैं, सेल का ग्रुप जो है उसको टिश्यू बोलते हैं। तो ये पहला चीज तो ये होना चाहिए, है ना, टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचा, ठीक है। अब टारगेट ऑर्गन जो है ना, जो टारगेट ऑर्गन है वहां पर इसके लिए रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स मतलब होते हैं जो किसी चीज को रिसीव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिसेप्टर्स। तो जिस ऑर्गन पे काम करना है वहां पर उस सेल के पास, उस विशेष सेल के या टिश्यू के पास रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स को हम लोग ऐसे करके बनाएंगे, मतलब एक स्ट्रक्चर डाल देंगे, रिसेप्टर, इस तरह का रिसेप्टर्स होता है, ठीक है। तो हार्मोन को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, जिसे कहा जाता है हार्मोनल रिसेप्टर्स, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आपने क्या सीखा, है ना,
टारगेट सेल्स, डायरेक्ट हम लोग सेल ही बोलेंगे। टारगेट सेल है ना, कंटेंस, टारगेट सेल कंटेंस क्या रखता है, रिसेप्टर्स, कंटेंस रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स मतलब जो रिसीव करे उस हार्मोन को, ठीक है, रिसीव करने वाला है ना। मेहमान आते हैं तो उसको रिसीव करने वाला एक विशेष प्रकार का प्रजाति आपके घर में होता है, वो मेहमान नवाजी में सबसे आगे होता है। शादी ब्याह में क्या होता है, एक विशेष पर्सन जरूर होता है जो सब मेहमान को देखता है। वहां से गया, बाइक से लेके आ गया, तो आप रिसीवर हो गए ना, तो उसी को रिसेप्टर कहते हैं। हार्मोन मेहमान हुआ ना जी, तो मेहमान आया उसके लिए रिसेप्टर्स होने चाहिए। टारगेट सेल कंटेन रिसेप्टर विच इज कॉल्ड, उसका नाम क्या रखेंगे, जैसे अतिथि का रिसेप्टर करते हो तो इसका नाम रखेंगे हार्मोनल रिसेप्टर्स। और ये रेड कलर का हमने फोटो बना दिया। हार्मोन अब चलो अपने मर्जी से हार्मोन को इसे दिखा दिया। मान लो ये हार्मोन है, ये हार्मोन हो गया, अच्छा एक ही कलर हो गया, ये हार्मोन हो गया और ये आपका रिसेप्टर्स हो गया, ठीक है। तो ये हार्मोन हम दिखा दिया यहां पर, और ये रिसेप्टर हो गया। अब ये दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं मतलब आप गाड़ी पे हो, गाड़ी पे आपने मेहमान को बैठा दिया, तो आप और मेहमान दोनों मिल गए, तो हार्मोन प्लस रिसेप्टर इन दोनों को, ये दोनों एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जिसको कहा जाता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं उसको, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी में, इसलिए इसको हम ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, आपके एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहां याद कैसे करना है समझ में आ गया। तो इतना बात तो होना ही है भाई, इतना बात तो होना ही है, ये रिसेप्टर होना ही है, हार्मोन आना ही है सेल के पास। अब देखते हैं काम कैसे करेगा, है ना। अब दो तरह से काम कर, दो तरह का हमारे पास दो तरह के हमारे पास हार्मोन है और दोनों अलग अलग तरह के काम करते हैं। तो नेक्स्ट पेज रहने तो, पेज का कमी नहीं है, तो नेक्स्ट पेज में हम लोग एक लकीर खींचते हैं और उसमें देखते हैं कैसे काम होता है हार्मोन का। लकीर टेढ़ा हो गया, ठीक है, थोड़ा और खींच लेते हैं, नीचे भी जाना पड़ेगा। ये भी लकीर हो गया, ठीक है, यहां से चलते हैं, ठीक है, बीच में मिडिल में है ना। अच्छा, अब आपके पास देखो हार्मोन जो होता है, आपको पिछले क्लास में बताया था, या तो हार्मोन दरवाजे पे रह जाता है या फिर दरवाजे के अंदर, मतलब हार्मोन या तो सेल के सरफेस पे ही रह जाता है, या तो कुछ हार्मोन क्या होते हैं सेल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और सेल के अंदर ऐसा नहीं, जीन के पास चले जाते हैं, डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर होते हुए जीन के पास चले जाते हैं, मतलब कि डीएनए के पास चले जाते हैं। डीएनए जीन एक ही होता है, उसके पास चले जाते हैं और वर्क करते हैं। और एक क्या है, सेल के सरफेस पर ही रुक जाता है और एक सेल के अंदर चला जाता है। जो सेल के सरफेस पे रुकता है वो प्रोटीन वाले हार्मोन होते हैं, और सेल के अंदर जो घुस जाते हैं वो स्टेरॉयड लिपिड हार्मोन होते हैं, ठीक है। तो हार्मोन का जो फंक्शन है वह दो लेवल में होता है। एक हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेवल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही रह जाता है,
और एक जो हो गया जीन लेवल तक चला जाता है, मतलब जीन के अंदर घुस जाता है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? हार्मोन वर्क्स एट टू लेवल्स, दो लेवल्स। पहला क्या है भाई? एट पहले एट जीन या डीएनए लेवल, और दूसरा जो होगा एट प्लाज्मा लेमा लेवल। प्लाज्मा लेमा किसको बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है। जीन, जीन कहां रहता है? डीएनए कहां रहता है? न्यूक्लियस के अंदर, मतलब न्यूक्लियस के अंदर ये जाने वाला है हार्मोन, मतलब वहां जाके काम करेगा। और एक मतलब वही दरवाजा और घर के भीतर। तो यहां पर हमने जो लिखा है, तो एक तरफ हम लिखते हैं एक तरफ हम लिखते हैं एक तरफ हम लिखते हैं एट जीन लेवल, और दूसरा लिखते हैं एट प्लाज्मा लेमा लेवल, ठीक है। ये सेल हमने फिगर बनाया है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस बनाया, और इसके अंदर भी न्यूक्लियस, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबको मालूम है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सबको मालूम है, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थोड़ा अलग ढंग से बना है, कोई बात नहीं। ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये भी हो गया इसका न्यूक्लियस। दो सेल अलग अलग बनाए हैं, इसका कारण है। देखो, जीन लेवल कौन सा हार्मोन काम करता है? स्टेरॉयडल हार्मोन। कौन सा? स्टेरॉयडल हार्मोन, जिसमें आपको गोनेट्स वाला टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल एग्जाम्पल लिखाया था। वो सभी जो भी हार्मोन है स्टेरॉयडल, सब काम करेंगे। लेकिन बताया था एक गद्दारी करता है, थायरोक्सिन, जो प्रोटीन होते हुए भी अलग काम करता है, प्रोटीन वाले में काम नहीं करता है। तो इधर क्या करते हैं हम, इधर थायरोक्सिन लिख देते हैं, है ना, और इधर स्टेरॉयडल हार्मोन। स्टेरॉयडल हार्मोन, ठीक है। स्टेरॉयडल हार्मोन में आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल एक एफएसएच दिया हुआ है, एक एस्ट्रोजेन दिया हुआ है। एस्ट्रोजेन या एस्ट्रोजेन एक लिख देते हैं, मतलब अपने, है ना। अब देखो काम कैसे होता है। जीन लेवल, इसको डीएनए के जीन के पास जाना है, तो यहां पर हमने इसको अलग ढंग से बनाएंगे।
यहां पर हमने डीएनए या जीन बना लिया, यहां पर भी हमने डीएनए या जीन बना लिया। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोजोम होता है, आप लोग जानते हो, क्रोमोजोम का ही पार्ट जो होता है वो डीएनए या जीन कहलाता है। ये सारा बात आप लोग जानते हो। तो देखो ये दोनों सेल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है, सेल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है ना, कि स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं इसके जो रिसेप्टर होते हैं, है ना, रिसेप्टर देख लो कैसा फोटो बनाया था, कहाँ गया भाई, अच्छा यहां पर है। हार्मोन को हमने ऐसा बनाया था, रिसेप्टर को रेड से बनाया था। तो स्टेरॉयडल हार्मोन का जो रिसेप्टर होता है ना वह साइटोप्लाज्मा में होता है। कहां होता है? साइटोप्लाज्मा में होता है। ये रिसेप्टर है, बनाए हैं पहले भी, ये रिसेप्टर हो गया, ठीक है। लेकिन थायरोक्सिन का जो रिसेप्टर होता है ना वो डायरेक्ट न्यूक्लियस में ही होता है, इस तरह से। ठीक है, ये मान लो ये थायरोक्सिन हार्मोन है, रेड कलर का हार्मोन, भाई सब एक ही जैसा। ये स्टेरॉयडल हार्मोन है रेड कलर का, ठीक है। तो स्टेरॉयडल हार्मोन क्या होते हैं? सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं और जाके अपने रिसेप्टर से मिल जाते हैं, ठीक है। फिर ये रिसेप्टर इसको कहां लेके आता है? डीएनए के पास। ये क्या है? ये है डीएनए या जीन, ठीक है। थायरोक्सिन का, अच्छा थायरोक्सिन का क्या है? यह डायरेक्ट ही न्यूक्लियस के अंदर इसका रिसेप्टर होता है, तो ये डायरेक्ट न्यूक्लियस में ही इंटर कर जाता है। बस यही है, बाकी घर के अंदर दोनों है। सेल के अंदर दोनों घुस रहा है, सेल के अंदर रिसेप्टर है ना जी, इतना समझ गए आप, रिसेप्टर है। अब इस पे चलते हैं, इसका रिसेप्टर कहां होता है? इसका जगह बड़ा है तो जगह बड़ा बनाते हैं, तो इसको न्यूक्लियस से कोई मतलब नहीं होता है ना। इसका डायरेक्ट रिसेप्टर जो है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। न्यूक्लियस इसमें भी होगा, होगा कि नहीं भाई? न्यूक्लियस तो होना ही है, बट इसका जो रिसेप्टर है यह है यहां पर रिसेप्टर्स। और ये कौन से हार्मोन होते हैं? ये होते हैं प्रोटीनियस हार्मोन। जैसे आपके एनसीईआरटी में एफएसएच दिया हुआ है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये हार्मोन क्या है? ये चले अपने एंडोक्राइन ग्लैंड से चले और ब्लड में मिले, मिलने के बाद ये टारगेट सेल्स पर आ गए, ये टारगेट सेल्स पर आ गए। ये हार्मोन है, ठीक है। ये रिसेप्टर, ये समझ में आया सबको? रिसेप्टर कहां है? कोई भी हार्मोन हो उसके लिए क्या होना चाहिए? रिसेप्टर होना चाहिए, ठीक है। प्रोटीनियस जो भी हार्मोन आपको दिख रहे हैं उसके रिसेप्टर कहां होंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कहां होंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका न्यूक्लियस से मतलब नहीं होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिसेप्टर होते हैं, है ना। और स्टेरॉयडल हार्मोन या थायरोक्सिन इसके रिसेप्टर सेल के अंदर होते हैं, ठीक है, सेल के अंदर होते हैं। एक बात समझ में आ गया सबको? ये बात, पहला पॉइंट क्या समझ में आ गया सबको कि भाई जो स्टेरॉयडल या थायरोक्सिन हार्मोन होते हैं उसके रिसेप्टर
सेल के अंदर होते हैं, और प्रोटीनियस हार्मोन के जो रिसेप्टर होते हैं वह सेल सरफेस या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं। एक पॉइंट लिख लिया जाए, एक पॉइंट खाली समझाएं इतना, उसके बाद देखते हैं फिर क्या क्या करता है। तो एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे, एक पॉइंट लिखते हैं। इधर क्या लिखते हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन और थायरोक्सिन, स्टेरॉयडल हार्मोन और थायरोक्सिन, द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इनसाइड सेल। और आप देख रहे हो कि साइटोप्लाज्मा में इसका होता है और थायरोक्सिन में इसमें होता है। तो यहां पर एक पॉइंट और बढ़ेगा, रिसेप्टर्स ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन एट साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा सबको समझ में आ रहा है ना, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच जो भी स्पेस है वह साइटोप्लाज्मा है ना, साइटोप्लाज्मा। बट थायरोक्सिन इट प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस के अंदर ही थायरोक्सिन का रिसेप्टर है। खाली रिसेप्टर के बाद बात जाने हम लोग, है ना। अब ये वाला प्रोटीन हार्मोन का एक ही कहानी है सबका भाई, है ना। रिसेप्टर इनके जो होते हैं, रिसेप्टर्स और प्रोटीन हार्मोन सब आ जाएंगे इसमें। प्रोटीन हार्मोन चाहे वह पेप्टाइड हो, पॉलीपेप्टाइड हो, एमिनो एसिड हो, प्रोटीन हार्मोन, है ना, प्रेजेंट एट सेल सरफेस। सेल सरफेस मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहां पर लिख देते हैं नो एंट्री, प्रोटीनियस हार्मोन नो एंट्री, बाहर ही रहो आप दरवाजे पे, ठीक है। अब बचा काम, ठीक है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, सबका अपना अपना काम है। तो जो भी स्टेरॉयडल हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन है, इनका एक ही काम है, डीएनए के पास जाइए और उससे प्रोटीन बनवा दीजिए, प्रोटीन या एंजाइम बनवा दीजिए, ठीक है। क्या करवाना है इसका काम, डीएनए से क्या बना देना, प्रोटीन बना देना। और वह प्रोटीन सेल, अब जो भी काम करना होगा वो प्रोटीन करेगा, ठीक है। देखो इसको जूम करते हैं, जूम हो रहा है, हाँ हो रहा है। इसका लिखे या इसका लिखे एक ही बात है, मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या काम कर रहा है वो नहीं कर रहे, पढ़ते कैसे हो वो पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ रहे वो नहीं पढ़ा रहे हैं, समझ रहे बात को। तो काम कैसे करते हैं वो मैकेनिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसको एनसीईआरटी क्या लिख देती है, इसको एनसीईआरटी लिखती है जीनोम। अब बच्चा बोलेगा जीनोम किसको बोलते हैं, आप लोग को याद होगा जीनोम मतलब बताया था, जीनोम किसको बोलते हैं हम लोग, डीएनए या जीन को, जो अनुवांशिक गुणों को रखता है, हेरिडिटी कैरेक्टर को, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये हार्मोन आया, इसने इस डीएनए से पहले एमआरएनए बनवाता है, फिर एमआरएनए से यह प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बन गया। अब प्रोटीन क्या करेगा, इस सेल में जो भी क्रियाएं होंगी उसको करेगा, उसको कहा जाता है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। क्या होगा, फिजियोलॉजिकल
रिस्पॉन्स, बार भाग गया, अच्छा कोई बात। फिजियोलॉजिकल, अब इसका हिंदी पहले इसको माइंड, हिंदी मतलब इसको समझना। फिजियोलॉजिकल मतलब होता है शरीर क्रिया। क्या होती है? शरीर क्रिया। रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया, आपके शरीर में होने वाली क्रिया के, क्रिया जो शारीरिक क्रिया होती है उसका प्रतिक्रिया। अब मान लो इस प्रोटीन बोलेगा इस सेल को बढ़ा देना है, तो ये क्या होगा? सेल का बढ़ना वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा। मतलब ये सेल जो भी करेगा उसको क्या बोला जाएगा? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। उसको क्या बोला जाएगा? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स मतलब शारीरिक क्रिया। आप लोग एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जाओगे तो एक सब्जेक्ट होता है, बताया था, एक एनाटॉमी होता है और एक होता है फिजियोलॉजी। एनाटॉमी में खाली कटिंग स्ट्रक्चर पढ़ना होता है और फिजियोलॉजी में उसका फंक्शन पढ़ना होता है। यहां पे दोनों पढ़ते हैं हम लोग एक साथ, स्ट्रक्चर भी पढ़ लेते हैं, फंक्शन भी, वहां पे दोनों अलग हो जाएगा। एनाटॉमी अलग पेपर, जैसे लीवर का एनाटॉमी में आएगा क्वेश्चन, तो खाली उसका स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, फंक्शन नहीं लिखना है। और फिजियोलॉजी आएगा लीवर का, फिजियोलॉजी में तो उसका खाली फंक्शन लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो फिजियोलॉजी मतलब हार्मोन क्या करते हैं सेल के अंदर? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स करवाते हैं, प्रोटीन बनवा के, प्रोटीन बनवाते हैं। मतलब कहानी सेट है कि भाई स्टेरॉयडल हार्मोन क्या करता है, या डीएनए से प्रोटीन बनवाता है और वह प्रोटीन उस सेल या उस टिश्यू या उस ऑर्गन में फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स मतलब समझ रहे हो? प्रतिक्रिया। अब ये जो बोल, उसने जो कहा है प्रोटीन बना है, वो प्रतिक्रिया करवाएगा। जैसे ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन सब लोग जानते हो, उसका काम क्या है? शरीर का ग्रोथ करना, हमारे हड्डी का ग्रोथ करना, हमारे मसल्स का ग्रोथ करना, सेल का डिवीजन को बढ़ा देना, ये सब काम है। ग्रोथ हार्मोन नाम सुने सभी लोग? ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन 9-10 में सुने हो। उसका काम क्या है? ग्रोथ करवाना, वृद्धि करवाना शरीर का, हड्डी का वृद्धि, बोन्स का वृद्धि, मांसपेशी का वृद्धि, सेल का वृद्धि। तो ग्रोथ हार्मोन अगर यहां पे रहेगा, अच्छा ग्रोथ हार्मोन तो प्रोटीन है, ग्रोथ हार्मोन आएगा तो इस सेल के पास वो क्या करवाएगा बताओ? सेल के पास आएगा तो क्या करवाएगा? उसका वृद्धि करवाएगा ना। तो वो जो वृद्धि हुआ उसी को क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब जैसे एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन, उसका काम है मदर्स के अंदर, उसके मेमोरी ग्लैंड में दूध का निर्माण करना, मिल्क फॉर्मेशन। बच्चे जो दूध पीते हैं मेमोरी ग्लैंड से पीते हैं मदर्स के, तो वो हार्मोन यहां आएगा, मेमोरी ग्लैंड के सेल में आएगा, तो वो कौन सा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स करेगा? इस सेल से मिल्क का फॉर्मेशन करवाएगा, वही क्या कहलाएगा? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स का मतलब यहां पर है वो हार्मोन के द्वारा किया गया कार्य। हार्मोन जो बोला है वही ये करेगा, लेकिन उसको क्या बनाना पड़ेगा? याद रखो, डीएनए से प्रोटीन बनवाएगा, वही प्रोटीन काम करवाएगा। ठीक है? इसका भी वही हाल है, इसका भी क्या है? वही हाल है। इसका न्यूक्लियस थोड़ा पोंछ देते हैं, छोटा बाद में बना देंगे, क्या है कि देखो अब क्या होगा। ये प्रोटीन हार्मोन आया, इसका रिसेप्टर होता है ना, इसका ये रिसेप्टर है। ठीक है? रिसेप्टर है। अब ये दरवाजे तक है, अंदर नहीं आएगा, तो इसने क्या किया? सूचना दे दिया। जैसे दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटाया तो अंदर जो आदमी है वो रिस्पॉन्स करेगा, उस रिस्पॉन्स को कहा जाता है प्राइमरी रिस्पॉन्स। क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी रिस्पॉन्स हो जाएगा यहां पर। ठीक है? अब ये तो आया नहीं, अब क्या होगा? सेकेंडरी मैसेंजर बोले थे आपको, सेकेंडरी मैसेंजर जो होता है
वो इस रिस्पॉन्स को ग्रहण करेगा, तो सेकेंडरी मैसेंजर का निर्माण होगा। इसको और बड़ा बनाना था, अच्छा कोई बात नहीं, है ना। इसका क्या होगा, चलो हिंदी में इधर लिख दें, उसका निर्माण होगा। सेकेंडरी मैसेंजर में कौन कौन आते हैं, IP3 याद रखो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, साइक्लिक, AMP और कैल्शियम याद रखो। देखो कैल्शियम क्या है, कैल्शियम एक प्रकार का धातु है, मेटल है, आयन है ना, ये मैसेंजर का काम करता है, शरीर में बहुत काम है, बोन्स में भी हेल्प करता है, हड्डी को बनाने में, मसल्स को, सभी जगह इसका उपयोग होता है, ब्लड को क्लॉट करने में भी कैल्शियम याद होगा आपको। तो ये इसके मैसेज को इसने मैसेज कर लिया, है ना। ये इनऑर्गेनिक फास्फोरस होता है, 3 गो होता है ना, AMP, है ना। ये हुआ एंटी मोनो AMP। देखो जैसे आप लोग ATP पढ़ते हो ना, ATP मतलब क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, और ये हो जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। बायोमोलिक्यूल्स अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, ध्यान रखो, ना प्रोटीन के बारे में जानते हैं, ना लिपिड के बारे में जानते हैं, ना फैट के बारे में जानते हैं, समझ रहे बात को। नहीं पढ़े ये सब, फिर आ जाएगा आपको बायोमोलिक्यूल्स, जैसे ये खत्म होगा बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। बस अभी खाली ध्यान रखो, AMP हो गया, साइक्लिक होता है AMP, और कैल्शियम के बारे में जानते ही, है ना। इन सब का स्ट्रक्चर कोई नहीं पूछेगा, IP3 बस नाम याद रखो, है ना। सेकेंडरी मैसेंजर हुआ, उसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर आगे का काम होगा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा, सेल रिस्पॉन्स करेगी, और लास्ट में क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब बोलोगे ई वाला याद करना जरूरी है, आपके एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है, भले फोटो अलग बना हुआ है, खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसे बना दिया है, अभी दिखा देंगे आपको, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसे कर दिया है, और ये सारा चीज लिख दिया है। तो लास्ट में काम क्या हो रहा है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो रहा है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो इसमें अगला पॉइंट लिखते हैं थोड़ा छोटा करके, इसमें क्या लिख रहे हैं अब देखो, है ना, यहां पे क्या हो रहा है, हार्मोन और जो रिसेप्टर है वो DNA से mRNA बना रहा है और उससे प्रोटीन बना रहा है, जिसके कारण फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो रहा है ना। दीज हार्मोन्स, है ना, दीज हार्मोन्स, है ना, एक्ट ऑन जीनोम या DNA या RNA टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कराएगा भाई, प्रोटीन बनवा देगा, इसको बनवा देगा, याद रखो, है ना। DNA से, टू मतलब क्या होता है यहां पर, से, इसको याद रखोगे, DNA से प्रोटीन बनवा देगा, जिसके कारण क्या होगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, है ना। और इसका क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें प्रोटीन नहीं बनाएगा, प्रोटीन बन रहा है यहां पर, नो प्रोटीन फॉर्मेशन, ओनली फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। प्रोटीन, प्रोड्यूस प्रोटीन एंड देन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। इसका हिंदी हम जरूर स्वेच्छा से लिखना चाहते हैं, क्योंकि कुछ बातें हिंदी में ज्यादा समझ में आ जाती है ना। इसका मतलब होता है शरीर क्रिया, तो यहां पर शरीर मतलब क्या है, सेल, सेल ही है ना,
शरीर क्रिया और रिस्पॉन्स मतलब होता है प्रतिक्रिया। मतलब शरीर में जो क्रियाएं होती हैं उसका प्रतिक्रिया करेगा, है ना। अब हमारे पास सारा सुविधा है, इसको तो हमने इस तरह से देख लिया, ठीक है। अब हमारे पास चूंकि सुविधाएं हैं तो हम लोग चलते हैं अपने एनसीईआरटी पे। सबसे लास्ट में दिया हुआ है, सबसे लास्ट में नहीं देना चाहिए था ना। ये देखो एक चीज आ गया ना, हार्मोन और उसका टारगेट ग्लैंड, ये ग्लैंड लिखना है इसको, है ना। टारगेट ग्लैंड वही ऑर्गन ही है, अभी आएगा इसमें। देखो ये है रिसेप्टर, कहां पर है, ये क्या बनाया है बताओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, याद है ना उसका, लिपिड बायलेयर है ना, थोड़ा सा काट करके सेल को बना दिया इसने, ठीक है, प्लाज्मा में। इसका रिसेप्टर यहां पर है, तो हार्मोन कौन सा होगा, दरवाजे पे रिसेप्टर है ना, प्रोटीनियस, तो एफएसएच देखो प्रोटीनियस हार्मोन है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे यहां आएगा रिस्पॉन्स होगा, उसके बाद ये तो आया नहीं तो ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स के कारण दूसरा मैसेंजर पैदा हो जाएगा, सेकेंडरी मैसेंजर, जिसमें साइक्लोएमपी कैल्शियम लिखा हुआ, कोई एक हो जाएगा। उसके बाद बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, बायोकेमिकल मतलब आप लोग जान रहे हो कि सेल के अंदर जो ये रिएक्शंस होने हैं उसके प्रति रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। अब जैसे ही रिस्पॉन्स होगा कार्य स्टार्ट हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जैसे एफएसएच आपको पढ़ाएंगे, इसका फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम है ओवरी का जो सेल है उसको बड़ा कर देना, क्या करना, बड़ा कर देना। तो इसका काम क्या लिखा हुआ है, ओवरी ग्रोथ, क्या लिखा हुआ है, मतलब जो हार्मोन का कार्य होगा उसी को वो क्या बोलते हैं हम लोग, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद ये देखो ये हार्मोन को इसने ग्रीन कलर से दिखाया और रिसेप्टर को ऐसे करके दिखा दिया, कोई बात नहीं, ऐसे करके मतलब पकड़ लिया, देख ले लग रहा हाथ है, हमने ऐसे पकड़वाया था, ऐसे करके ऐसे। आज भी कोई टेंशन आपको है ना, आपका चेहरा अजीब मतलब ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ा मुस्कुराहट रहना चाहिए चेहरे पे, समझ रहे हो, तुम सबको बोल रहे, तुम्हारा भी खराब होता है कभी कभी, लगता है कहाँ आ गए। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लग रहा है ना पकड़ा हुआ है, तो हमने ऐसे पकड़वाया था, ऐसे एक डलिया जैसा बना दिया था, है ना। तो आप एक बात बताओ, इस फिगर को देख के बताओ, रुक जाओ, ठीक, अब इस फिगर को देखकर बताओ कि यह हार्मोन प्रोटीन का है या लिपिड का है। अच्छा वहां पे एक गड़बड़ भी है ना, गद्दारी वाला, थायरोक्सिन, कि थायरोक्सिन है कि स्टेरॉइड हार्मोन वाला है, फिगर देख के बताओगे। एक है, एक बोले थायरोक्सिन, एक बोले हैं स्टेरॉइड, कैसे पता करोगे, थायरोक्सिन का रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन इसका रिसेप्टर कहाँ है, न्यूक्लियस। देखो थोड़ा सा ही बनाया है, कंजूसी किया है, हम पूरा सेल बनाए है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां बनाया है, देखो अंदर घुस गया ना ये, और ये इसका रिसेप्टर है न्यूक्लियस के अंदर, मतलब स्टेरॉइडल हार्मोन है ना, देखो स्टेरॉइडल है, एस्ट्रोजन। वही थायरोक्सिन रहता तो ये वाला मुंह कहाँ रहता है, यहाँ रहता, फिर यहां से फिर यहां आ जाता। क्लियर हुआ माइंड में। अब देखो काम वही है, इसका काम क्या है भाई, चाहे थायरोक्सिन हो चाहे स्टेरॉइड हार्मोन हो, काम इसका है डीएनए के पास जाइए, जीनोम के पास जाइए और उससे प्रोटीन बनवाइए। अब प्रोटीन बनवाएगा जैसे, तो ये वाला काम उसका काम जो है, इसको याद कर लेना, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब क्या इसका जो काम होगा वही करेगा।
टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, टिश्यू का ग्रोथ करवाएगा कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन, है ना, एस्ट्रोजन। देखो एस्ट्रोजन है ना, देखो एस्ट्रोजन क्या करता है, जैसे ये देखो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। हम लोग पढ़े नहीं है, फिर भी बिना पढ़े बहुत चीज पढ़ जाते हैं, याद है ना। ये ओवरी है, ठीक है, ये भी ओवरी है फीमेल में, ये फैलोपियन ट्यूब है। नाम नहीं याद रखना, आप पे जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं आपसे, नाम नहीं याद रखना, लेकिन खाली समझो ये है यूटेरस। ये क्या है? आप लोग जानते हैं यूटेरस के अंदर ही बच्चे का निर्माण होता है। हाँ, तो ये यूटेरस हो गया, इसको बच्चा दानी भी कहा जाता है, ठीक है। तो है ना, फीमेल के अंदर आप लोग को मालूम होगा कि एक साइकिल चलता है, पीरियड चलता है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर महीने में ब्लड बाहर आता है, ये सबको मालूम होगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है जिसमें क्या होता है, यूटेरस फट जाता है और इससे ब्लड बाहर आता है फीमेल के अंदर। 3 से 5 दिन का पीरियड होता है, ठीक है, ये आप लोग जानते हो। तो यूटेरस फट जाता है, फिर यूटेरस को फिर से उसको सही करना होता है, और इसको सही करने का काम क्या है, किसका है? एस्ट्रोजन का। ये जो सेल आपको दिख रहा है ना, ये यूटेरस का सेल है, ठीक है। फिर इसको क्या करता है, जैसे फट जाता है तो इसको वृद्धि करवा देता है, मतलब ग्रोथ करवा देता है, यूटेरस का ग्रोथ, है ना। तो यहां पर वही लिखा हुआ है टिश्यू ग्रोथ, किसका टिश्यू? यूटेरस, किसका? और डिफरेंशिएशन भी, डिफरेंशिएशन मतलब होता है मैच्योरेशन फंक्शन, ठीक है। तो यहां पे इसका ग्रोथ करवा दिया, ठीक है। तो एस्ट्रोजन, तो यही क्या हुआ इसका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जो वो करने वाला है हार्मोन, उसी को कहा जाता है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। याद रहेगा, इसको हम यहीं पे चिपका देते हैं, व्हाइट बोर्ड पे चिपका देते हैं, ध्यान रहेगा। ये किसका है? इसका है ना भाई, ये इसका है, ध्यान से देखो, गलत नहीं ना कर रहे हैं। हाँ, इसी का है ना अपना, ठीक है। अब हो गया, तो हो गया ये जीन लेवल। इसको बड़ा नहीं करेंगे ना, जब आपको भेजेंगे ना तो फिर ये आपको दिखेगा नहीं, छोटा ही रह जाता है। तो समझ में आ गया, स्टेरॉयडल हार्मोन, थायरोक्सिन का काम, प्रोटीन हार्मोन का काम, ठीक है। प्रोटीन हार्मोन भी देख लिया, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। एक हम अपना एक बताते हैं, जैसे एक प्रोटीन हार्मोन इंसुलिन है, देखो काम कैसे करता है। ऐसे मूड सही करने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं, ऐसे एक डब्बा बना दिया, नहीं बना, क्यों नहीं बना रहा है भाई? ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, छोटा बनाएंगे तो बन जाएगा, नहीं बना रहा है, बनाना चाहिए इसको, ऊपर तो बना चुका है डब्बा। चलो जैसा भी है, सेल नहीं है, ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। देखो ये है सेल, ठीक है।
ये है ब्लड वेसल्स, इसके अंदर ब्लड होगा, और ब्लड होगा तो इसके अंदर हार्मोन, हार्मोन तो ब्लड के अंदर ही होता है ना, ठीक है। तो मान लो ये हार्मोन जो है वो है इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम है ब्लड के अंदर जो भी ग्लूकोज है ना, उसको सेल के पास पहुंचाना। इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ही क्या बोलते हैं? इक्वल टू ग्लूकोज इक्वल टू, अभी आप लोग नहीं पढ़े इसलिए नहीं बता पा रहे, इसी को क्या बोलते हैं? शुगर। ग्लूकोज को ही शुगर बोलते हैं, ब्लड शुगर ग्लूकोज को कहते हैं। तो इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को ब्लड से कहां लेके आना? सेल में। तो इंसुलिन काम कैसे करेगा? तो इंसुलिन मान लो ये है, कलर चेंज कर देते हैं, इंसुलिन मान लो ये है, ठीक है। इंसुलिन प्रोटीन हार्मोन है ना, क्या है? इंसुलिन क्या है? प्रोटीन हार्मोन। इंसुलिन क्या है? तो इसका रिसेप्टर कहां होगा? कहां होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये इंसुलिन यहां आ गया, ये यहां आ गया, आ गया, और ये सब कुछ करेगा, वो सारा चीज होगा जो हम ऊपर लिखा है। अब ये रिस्पॉन्स क्या करेगा? ये क्या करेगा? इस सेल को ग्लूकोज के प्रति मतलब ग्लूकोज जो लेगा, ये ग्लूकोज अपटेक जो होगा, लेने का जो दर है उसको बढ़ा देता है बहुत ज्यादा। इंसुलिन सेल को क्या करवाएगा? इसे क्या करवा रहा है? ग्लूकोज को लीजिए, अपटेक मतलब खाइए, अपटेक मतलब खा लिया। दिलखुश बाबू समझ रहे? आज नहीं सो रहे हैं आप, सो के आए। इधर ध्यान दीजिए, इंसुलिन क्या करेगा? इस सेल को ग्लूकोज अपटेक करवाएगा, जिससे क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज घटेगा कि बढ़ेगा? घट जाएगा, मतलब मेंटेन रह जाएगा। सेल को ग्लूकोज मिल गया, सेल को अपना ग्लूकोज मिल गया, और ब्लड में भी ग्लूकोज कम हो गया। ये इंसुलिन का काम है। अब इंसुलिन को हटा दीजिए, कम कर दीजिए शरीर में। इंसुलिन कम होगा तो यह सेल ग्लूकोज को लेना कम कर देगा। अब ग्लूकोज क्या होगा ब्लड में? जिसी को क्या बोलते हैं? शुगर का बीमारी, डायबिटीज। काम आया समझ में? तो इसका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या है? ग्लूकोज अपटेक कराना सेल का। ये एक तरह का अपना एग्जाम्पल था, है ना? ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। बहुत समझ गए, ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं। अब जो हमारा हेडिंग होगा वह होगा इंडोक्राइन ग्लैंड एंड उसके हार्मोन, ठीक है। इंडोक्राइन क्राइम लिख दिया, कोई बात नहीं। इंडोक्राइन, अच्छा उसको कर देंगे इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स। हार्मोन्स, ठीक है। उसमें से सबसे पहला जो इंडोक्राइन ग्लैंड होगा उसका नाम क्या होगा? सबसे पहला क्या पढ़े? हाइपोथैलेमस। क्या पढ़े? हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है। ब्रेन आप लोग अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। ब्रेन का पार्ट है। अब वो तीन पार्ट होता है ब्रेन का, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। यह फोर ब्रेन का पार्ट है, आपके दिमाग से गया। फोर ब्रेन का पार्ट है और डायनसेफलन का पार्ट है। ये आपको समझ में भी नहीं आएगा, बस आपको लिखा जाएगा। तो यहां पर हम कोशिश करते हैं एक फिगर बनाने की। ये है हाइपोथैलेमस। बताया था ये है मास्टर है, मास्टर का भी मास्टर है। पिट्यूटरी ग्लैंड इसी के नीचे होता है, ठीक है। उस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग यहां पे बनाते हैं। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रहा है आपको। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के मेनली दो भाग होते हैं, ठीक है। ये जो भाग दिख रहा है आपको, इसको कहा जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या बोलते हैं इसको? और ये जो भाग दिख रहा है आपको, इसे कहा जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। मतलब एंटीरियर माना अगला, पोस्टीरियर मतलब पिछला। ठीक है। अब किसी बुक्स में आपको पिट्यूटरी ना एंटीरियर पिट्यूटरी ना लिख करके एंटीरियर लोब लिख देता है। लोब भी लिख देंगे तो वही समझना उसका पार्ट है ना, लोब। तो एंटीरियर लोब भी कह सकते हो और पोस्टीरियर लोब भी कह सकते हो। एक छोटा सा होता है, वो इसमें नहीं दिखेगा इस फिगर में, मिडिल पिट्यूटरी भी होती है, मिडिल लोब भी होता है, जो इस फिगर में दिखने वाला नहीं है क्योंकि ये एनसीईआरटी का फिगर है। ठीक है। अब इन दोनों का बहुत ही गहरा रिलेशन है, इसीलिए दोनों को एक साथ बनाना पड़ा। समझ रहे हो? ये मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी, तो उसका ये हेड मास्टर है, मतलब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या है? इट इज पार्ट ऑफ ब्रेन। हाइपो मतलब क्या होता है? नीचे। हाइपर मतलब ज्यादा होता है। हाइपो मतलब नीचे, ये नीचे होता है, इसीलिए इसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। ठीक है। ये हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट होता है, डायनसेफलन का पार्ट होता है, वो सब हटाओ, याद नहीं रहेगा, लिख देंगे हाइपोथैलेमस। ठीक है। अब देखो, हाइपोथैलेमस के पास विशेष प्रकार का सेल होता है। आप सबको मालूम है ब्रेन का जो सेल होता है उसको क्या बोलते हैं? किसी को याद है? 9th-10th में पढ़े होगे ना। दिमाग की कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स, है ना। और ठीक है, तो हाइपोथैलेमस भी न्यूरॉन का बना होगा, तो उसमें कुछ विशेष प्रकार के न्यूरॉन होते हैं जो हार्मोन स्रावित करते हैं। न्यूरॉन होगा ना उसके अंदर, तो कुछ विशेष प्रकार के होते हैं, हार्मोन स्रावित करते हैं, जिसको कहा जाता है न्यूक्लियाई या न्यूरोसेक्रेटरी न्यूरॉन, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स भी कहते हैं। ठीक है। वो हार्मोन स्रावित करते हैं। उसका फोटो हम बना ले, फोटो बना सकते हैं न्यूरॉन का। हम लोग न्यूरॉन का फोटो बनाए ना बचपन में, ऐसे 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 होता है ना, ऐसे होता है। इसको साइटोन बोलते हैं, इसको एक्सोन बोलते हैं। थोड़ा मोड़ा पढ़ा होगा 9th-10th में, हम ये मान के चल रहे हैं। तो वही वाला फोटो यहां पर बना देते हैं, है ना।
न्यूरॉन है मान लो, मिला जुला के। अच्छा से न्यूरॉन अगला चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, अगला चैप्टर तो है ही न्यूरॉन वाला। ये वही न्यूरॉन है जो हार्मोन स्रावित करेंगे। हाइपोथैलेमस में ये वही न्यूरॉन है जो क्या करेंगे, हार्मोन स्रावित करेंगे हाइपोथैलेमस का। इन्हें न्यूक्लियाई कहो या न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स बोलो, कोई दिक्कत। और देख रहे हो दो तरह से यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। यहां पे एक तो कुछ न्यूरॉन जो है हाइपोथैलेमस में ही बन के रह गया, और कुछ न्यूरॉन जो है वो पिट्यूटरी के अंदर चला गया है, चला गया है, कोई दिक्कत। तो देखो एंटीरियर पिट्यूटरी में न्यूरॉन अंदर नहीं घुस रहा है, न्यूरॉन अंदर घुस, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में वो जो हार्मोन बनाने वाला न्यूरॉन है वो अंदर तक प्रवेश कर रहा है। इस बात को आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। तो ये हार्मोन स्रावित करेगा तो यहीं अटक जाएगा ना, क्योंकि हाइपोथैलेमस वही हार्मोन स्रावित करेंगे जो इसको कंट्रोल करेगा। हाइपोथैलेमस हार्मोन इसलिए स्रावित करता है ताकि उसको पिट्यूटरी पे काम करना है बस। गहरा बात है क्या, अच्छा बात है, बताओ। अरे भाई हाइपोथैलेमस का जो हार्मोन है वो क्यों स्रावित कर रहा है, ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल किया जा सके, और कोई काम ही नहीं है उसका। ठीक है, कोई दिक्कत। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के साइड में जो आपको दिख रहा है न्यूरॉन, वो तो पहुंच ही नहीं रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, वो तो वहीं जाके टपक जाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंच है उसका, मान लो ये हार्मोन स्रावित कर रहा है, ये तो यहीं तक रह गया, छात्र थोड़े ना चूने लगेगा इसके पास चला जाएगा, नहीं है ना जी। लेकिन इसके पास तो डायरेक्ट चला जाएगा, तो इसके पास नहीं है, तो इसको पहुंचाने के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है, ब्लड वेसल्स की आवश्यकता होती है। यहां पे इस तरह का ब्लड वेसल्स होगा जो यहां आके फिर इस तरह से बन के मतलब ये यहां आएगा, फिर ये इसको इंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचा देगा। ये जो ब्लड वेसल्स है आप लोग को पढ़ाए थे कि अगर कोई ब्लड वेसल्स किसी ऑर्गन से लेकर के किसी ऑर्गन तक जाए उसको कहा जाता है पोर्टल सिस्टम। याद है, नहीं याद होगा, बताए थे ना। अगर दो अंगों के बीच ऐसे पढ़ाया था आपको याद होगा, ये ऑर्गन और इधर भी ऑर्गन, अगर दो ऑर्गन के बीच में ब्लड वेसल जाता है तो उसको कहा जाता है पोर्टल सिस्टम। फिर इस ऑर्गन से हार्ट में, लास्ट में ब्लड कहां जाता है, हार्ट में, सुपीरियर वेना कावा या इंफीरियर वेना कावा, याद आया। तो यहां पर ऑर्गन से निकला ऑर्गन में चला गया, इसलिए इसको कहा जाता है हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, लिखा हुआ एनसीईआरटी में। और ये फोटो हमने बनाया था पोर्टल सिस्टम जब पढ़ा रहे थे, समझ रहे हो। तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। मजबूरी है इसको लाना, अगर ये यहां डायरेक्ट आ जाता तो कोई उसका काम ही नहीं था, लेकिन यहां पर नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ है और पिट्यूटरी के अंदर घुस गया है, डायरेक्ट कंट्रोल करता है। अब एग्जाम में आपको क्या पूछेगा, बताओ पिट्यूटरी के किस भाग को हाइपोथैलेमस डायरेक्ट कंट्रोल करता है।
पोस्टीरियर वाले। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को डायरेक्ट कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि डायरेक्ट हाथ डाल दिया ना उसमें। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पे खत्म हो गया, फिर दूसरे से दिया, दूसरे का कोई भरोसा नहीं होता। समझ रहे हो? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या है और यह कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? यह दो प्रकार का हार्मोन स्रावित करेगा, एक इसको उकसाने वाला, एक इसको रोकने वाला। पॉजिटिव नेगेटिव। हम बोलेंगे आप पढ़िए पॉजिटिव, मोबाइल या दोस्त वगैरह बोलेगा नहीं पढ़िए, वो नेगेटिव। तो यह दो तरह का हार्मोन सिक्रीट करेगा। एक हार्मोन पिट्यूटरी को बोलेगा कि आप काम कीजिए, और एक हार्मोन बोलेगा कि आप पिट्यूटरी को आप काम नहीं कीजिए। ठीक है? एक हार्मोन को कहा जाएगा रिलीजिंग हार्मोन, एक हार्मोन को कहा जाएगा इनहिबिटिंग हार्मोन। सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। हमको लगता है ना हाइपोथैलेमस जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, वो आगे जितना हम लोग हार्मोन पढ़ेंगे सबसे थोड़ा टफ है। टफ मतलब टफ का बात नहीं है, मतलब ये मत समझना टफ है, मतलब थोड़ा सा है जो कि लगता है रे ऐसा भी है, हम उसको नहीं पढ़ते। देखना स्टूडेंट हाइपोथैलेमस नहीं पढ़ता है, वो डायरेक्ट पिट्यूटरी से स्टार्ट करता है, उसके बाद हल्का लगता है, मजा आता है पढ़ने में, है ना? अब पिट्यूटरी का भी जब इसमें इसका हार्मोन आ जाता है तो वहीं पे फंस जाते हैं। ठीक है? तो हम दो बातें आपको बताएं जो आपको आधा अधूरा भी समझ में आया है। पहले दो बातें हम लिखते हैं, फिर आपसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस इज पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, मतलब ब्रेन का पार्ट। और आगे पढ़ेंगे डायनसेफ्लॉन आगे आएगा, ये सब इसमें टेंशन मत लेना, इसमें दिमाग मत लगाना, बस ब्रेन का पार्ट, फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है? उसके बाद हाइपोथैलेमस के पास न्यूरोसेक्रेटरी सेल होते हैं जिसको न्यूक्लिन बोलते हैं, न्यूक्लियाई, जो हार्मोन स्रावित करते हैं। कौन स्रावित करते हैं? सम न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, जिसको क्या रखा गया है नाम? न्यूक्लियाई। देख लेना एनसीईआरटी में। सम न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स secretes हार्मोन फॉर हाइपोथैलेमस। इसमें किसको दिक्कत? दूसरा लाइन में किसको दिक्कत? कुछ, सम मतलब कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, न्यूक्लियाई सिक्रीट करता है, स्रावित करता है हार्मोन फॉर हाइपोथैलेमस। बताओ, है ना? छोटा तुम खड़ा हो जाओ, बताओ यहां पर न्यूरोसेक्रेटरी सेल कहां दिखा है? कौन सा, किस कलर का है? न्यूरोसेक्रेटरी सेल किस कलर का दिखा रहा है? वहां पे बताए, लेकिन कहां है? अच्छा बताओ हाइपोथैलेमस कहां है? कौन सा पार्ट? व्हाइट कलर का हाइपोथैलेमस है? नहीं, वो हाइपोफाइजियल है।
हाइपोथैलेमस ये वाला है, कौन वाला है? देखो लिखे हैं ना, छोटा सा पार्ट बना है, ये है हाइपोथैलेमस। अब पिट्यूटरी कहाँ है? ये है ग्रीन कलर और रेड कलर का, दो को पार्ट है, लोब है ना, ऐसे करके लोब है ना जी। ठीक, तो बताओ न्यूरोसेक्रेटरी सेल कौन सा है? तुम बताओ, जो हार्मोन स्रावित करेगा, तुम बताओ। अच्छा, हंस रहे थे, हम सिर्फ बताने के लिए हंस रहे थे, बताइए। नहीं पीछे, हाँ, अब आपसे पीछे कोई नहीं है, आप ही हैं, गर्ल्स, है ना। कहाँ है न्यूरोसेक्रेटरी सेल? अभी तक हम लोग ध्यान नहीं दिए हैं, वही तो ध्यान दिलवाना है। मतलब बताओ इधर, दिलखुश बाबू तुम बताओ, कहाँ है न्यूरोसेक्रेटरी? कहाँ है जी, किसी को मालूम है? कौन सा है? ये वाला है ना जी, ब्लू कलर का। अच्छा बताओ, हाइपोथैलेमस ये दिख रहा है आपको? हाइपोथैलेमस ब्रेन है, ब्रेन का पार्ट है ना, तो उसका सेल क्या कहलाएगा? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन दिख रहा है ना, यही तो है न्यूरॉन। तो यही हार्मोन स्रावित करता है, यही ब्लू कलर का जो दिख रहा है ना, ब्लू कलर लिख दे यहां, बैठ जाइए। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, यही क्या है? यही क्या स्रावित करेगा? हाइपोथैलेमस का हार्मोन। अब आया समझ में? हाइपोथैलेमस का हार्मोन स्रावित करेगा ये ब्लू कलर वाला, है ना। तो यहां पे दर्शा देते हैं, नहीं दर्शाए, तुम लोग बोले दर्शाए भी नहीं और पूछियो लिए, तो यहां पे लिख देते हैं, ये है न्यूरो सिक्रीटरी सेल। ठीक है, न्यूरो सिक्रेटरी सेल यही है, ये दोनों हैं ब्लू कलर वाले। ठीक है, ये हार्मोन स्रावित कर देंगे। ठीक है, वो हार्मोन का काम, अब ये हार्मोन दो प्रकार के होंगे। हाइपोथैलेमस का हार्मोन दो प्रकार का होता है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। हाइपोथैलेमिक हार्मोन इज टू टाइप, दो टाइप का होता है, या दो टाइप का होता है। एक हो गया रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरा हो गया इनहिबिटरी हार्मोन, है ना। इनहिबिटरी मतलब क्या होता है? रोकने वाला। किसको रोकेगा? पिट्यूटरी को। रिलीजिंग मतलब क्या होता है? रिलीज करना। सब लोग समझ रहे नहीं इंग्लिश में, या हिंदी इसका हम खोज ले जी। तो रिलीज मतलब क्या होता है? सिक्रेट करवाना, छोड़ना। रिलीज मतलब क्या होता है? हार्मोन छोड़वाने वाला, है ना। तो ये क्या कराएगा? ये रिलीजिंग हार्मोन जो होगा, वह पिट्यूटरी हार्मोन को कहेगा आप रिलीज हो जाओ, या पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा कि आप अपना हार्मोन छोड़िए। ठीक है, और इनहिबिटरी हार्मोन क्या करेगा? या पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या बोलेगा? इनहिबिट, उसको रोक देगा, बोलेगा कि तुम काम मत करो, हार्मोन सिक्रेट मत करो। तो इसका काम क्या होगा? दीज हार्मोन स्टिमुलेट, स्टिमुलेट मतलब क्या होता है? प्रेरित करना। लिख देते हैं भाई, दीज हार्मोन्स स्टिमुलेट्स,
है ना, स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज, रिलीज मत लिखो, हाँ एक ही बात है, टू सिक्रीट्स या रिलीज, है ना, हार्मोन्स। और इनहिबिटरी हार्मोन, रोकने वाला जो हार्मोन है, ये क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्रंथि को रोक देगा। दीज हार्मोन्स, है ना, इनहिबिट, इनहिबिट मतलब क्या होता है, रोकना भाई। इनहिबिट पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट हार्मोन। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो रोकने वाला जो एग्जाम्पल है वो हो गया सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन। जब भी हाइपोथैलेमस को मन होगा पिट्यूटरी ग्रंथि को रोक दे तो वो क्या सिक्रीट कर देगा, सोमेटोस्टेटिन या एंटी रिलीजिंग हार्मोन से स्रावित, मेनली यही होता है सोमेटोस्टेटिन। लेकिन रिलीजिंग हार्मोन अलग अलग होता है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं जो आपके एनसीईआरटी में है, GnRH, जिसका फुल फॉर्म होगा गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स। समझ में आया, समझ में आया ना। हाइपोथैलेमस कितना तरह का हार्मोन स्रावित करेगा, रिलीजिंग हार्मोन, एक एग्जांपल याद रखना GnRH, है ना, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और इनहिबिटरी हार्मोन एक वो याद रखना, सोमेटोस्टेटिन। ठीक है। दूसरी बात कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है वह डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होता है, उसके लिए ब्लड वेसल्स के द्वारा इसके पास हार्मोन आता है। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो डायरेक्ट कंट्रोल में होता है हाइपोथैलेमस के। ठीक है। ये पिट्यूटरी को काम करवाएगा और ये क्या करवाएगा, पिट्यूटरी को रोकेगा। इसका फुल फॉर्म है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी ग्रंथि एक हार्मोन स्रावित करती है जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन। तो जब ये हार्मोन ये स्रावित करेगा, GnRH ये स्रावित करेगा, तभी पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन रिलीज करेगा। अभी और आएगा समझ, ये समझे कि नहीं। तो दोनों आप लोग याद रखोगे, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस आप लोग याद रखोगे। हाइपोथैलेमस में बस हार्मोन यही याद रखना, रिलीजिंग, इनहिबिटरी। इनहिबिटरी का एग्जांपल याद रखना, रिलीजिंग का याद रखना। हाइपोथैलेमस में अब कुछ नहीं है। हाइपोथैलेमस ब्रेन है, ब्रेन में पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा ये पिट्यूटरी का काम करता है इसीलिए इसको पढ़ना पड़ा। अब देखो, अब इंटरेस्टिंग है सारा, है ना। इसमें हो सकता है अभी भी कुछ लोग नहीं समझेंगे इस बात को, है ना, लेकिन आगे पढ़ोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अब सारा इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है। अब पिट्यूटरी ग्रंथि, अब कहाँ चलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड।
रेस्ट चाहिए क्या? 1-2 मिनट रेस्ट चाहिए तो इसको देखो जरा सा, है ना? हाँ रेस्ट। मिनट। अगले क्लास में इसका डीपीपी करवाएंगे, क्लास में ही। डीपीपी में ज्यादा क्वेश्चन होगा, पढ़ के आना है एकदम, डीपीपी पूरा करना है। आज का क्लास बहुत धीमा पढ़ा है, उसका कारण है कि समझने वाला है आज पूरा, नहीं तो इसे ऊपर ऊपर चल जाता है। अभी भी गया होगा, इसको घर में जाके फिर पढ़ना पड़ेगा आपको, तब जाके क्लियर होगा। समझ रहे हो? और अगर किसी को, जैसे देखो आप लोग को बता रहे हैं, किसी को अगर दिक्कत आ रहा है, हम एगो इन्वेंशन किए हैं, है ना? किसी को प्रॉब्लम आ रहा है कि सर ये वाला लैंग्वेज समझ में नहीं आया हमको, तो क्या करना है? गूगल लेंस है, समझ? तुम लोग को देखो इधर, तुम दोनों जिसको दिक्कत होता है इंग्लिश में थोड़ा मोड़ा, कोई बड़ा बात नहीं है, होना भी चाहिए, तो गूगल लेंस डाउनलोड कर लेना। गूगल लेंस से कॉपी में जो लिखोगे ना, डायरेक्ट सर्च कर लेना, उसका ट्रांसलेट कर लेना, ऑप्शन आता है, डायरेक्ट उसका हिंदी लिख देगा, हिंदी पढ़ लोगे। दिक्कत आ रहा है लैंग्वेज में तो ठीक है। वैसे किसी के माइंड सबका एक ही जैसा होता है, थोड़ा लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो जाता है, वही हिंदी में लिख देंगे, सब 10 मिनट में हमको याद करके बता दोगे। अब क्या करें, मजबूरी, इंग्लिश में पढ़ाना है। जिसको इंग्लिश बहुत अच्छा है, सीबीएसई से पढ़ा है, वो तो फटाफट याद करते हुए चल जाएगा। जो बिहार बोर्ड के हैं, जो अच्छा से पढ़ा है, उसको भी समझ में आ जाएगा। अब दिक्कत आ जाता है, 9-10 उतना अच्छा पढ़े नहीं, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तब इंग्लिश ही नहीं समझेंगे तो मैटर क्या समझेंगे हम, कंसेप्ट क्या समझेंगे जब हमको लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रहा है। तो मजबूरी है, इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, तो जहां तक हमको होता है हम हिंदी लिख देते हैं। आप लोग के लिए हम हिंदी भी उसका माइंड में रखते हैं, उसको डेली, कि वहां हिंदी लिख देंगे बच्चा को, फिर भी हो जाता है। लैंग्वेज लिखे अटपटा लग रहा है, मतलब पूरा हिंदी सबका जान रहे, लेकिन उसका मतलब ही नहीं समझ पा, ट्रांसलेट ही नहीं कर पा रहे। ये प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो गूगल लेंस है, उसमें डायरेक्ट डाल देना, कॉपी में जो लिखोगे अपने आप आ जाता है। समझ रहे हो? या एक होता है उसमें माइक, समझ रहे हो? माइक को टिप देना है, उसके बाद लिख देना न्यूरोसेक्रेटरी सेल सिक्रेट्स 2 टाइप ऑफ हार्मोन, जैसे करोगे का हिंदी लिख दोगे, हिंदी आ जाएगा उसका। समझ, इंग्लिश के कारण समझ में ना आई नहीं होना चाहिए भाई। समझ रहे हो? और याद माइंड में हिंदी ही रखो, उसका क्या क्या बताए थे बस वही याद रखो, कंसेप्ट वही है, चीज वही याद रहेगा, एग्जाम में भी वही बना दोगे। समझ रहे बात को? कोई है जो कि हाइपोथैलेमस जो पढ़ा है वो बता देगा अपने लैंग्वेज में? खड़ा हो जाओ तुम, बताओ। हाइपोथैलेमस देखते हैं तुम लोग कितना समझते हो, आप लोग को भी समझना जरूरी। हाइपोथैलेमस कहाँ का पार्ट है पहले बताओ, मतलब कहाँ, लीवर का है, किडनी का है, गुर्दा का है, कहाँ का है बताइए? आप नहीं समझे, कहाँ का है? बहुत अच्छा, ब्रेन का है, समझ में आ गया ना आपको?
एक कंसेप्ट आ गया ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब वो किसके पीछे पड़ा हुआ है, किसको कंट्रोल कर रहा है वो? हाँ अच्छा चलो, तुमने पूछा हाइपोथैलेमस कौन से सेल का बना होगा? न्यूरॉन सेल का। किसका बना है? ठीक है, यहां पर हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल कर रहा है, किसके पीछे पड़ा हुआ है बताओ? बस बहुत अच्छा है, समझ गया वो। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है। तो कंट्रोल कैसे करेंगे हम? कोई भी आदमी किसी को कंट्रोल कैसे करता है? दो तरीके से, या तो उसको आसमान में उड़ा दे या फिर उसको गिरा दे, ये दो चीज होता है ना। तो रिलीज करवा करके और एक स्टॉप कर, इनहिबिट करा करके। तो दो तरह का हार्मोन स्रावित करना पड़ता है। कौन कौन सा हार्मोन है बता दो? छोटा वाला, खड़े हो जाओ, क्या नाम है तुम्हारा? भूल जाते हैं। तुम्हारे जैसा एक लड़का 2024 है ना, 2023 2022 2024 है ना, तो पिछले साल 2023 था। 2023 तो मेरे पास एडमिशन कब लिया? 2022 2021 में, एक साल पहले 2021 में इसी के जैसा एक लड़का छोटा सा था। ये तो सीधा खड़ा हो जा रहा है, वहां जाते हैं, ऑनलाइन क्लास चल रहा है। ये तो सीधा खड़ा हो जा रहा है। वो लड़का जो था वो सीधा इतना पतला दुबला था, खड़ा होता था लगता था जैसे गिर जाएगा। बोलता भी था, हकलाता था। लेकिन सीबीएसई का था, स्कूल डेली जाता था, क्लास भी डेली आता था, है ना। और हमसे जैसे तुम लोग बात उतना नहीं कर पाते हो, हम वो मतलब ऐसे ही आता था, सोचते बेचारा है, समझ रहे हो बात को। तो उसी तरह एक ट्रीटमेंट हो जाता है, लगता है कि वो पढ़ता है तो उस पर ज्यादा फोकस हो जाता है। तो ऐसे वो स्कूल डेली, सीबीएसई स्कूल में पढ़ता था, डेली आता था, ठीक है। वो पिछले साल एग्जाम दिया, उस पर तो हमको भरोसा ही नहीं था थोड़ा सा भी। वो एग्जाम दिया, उसके बाद एग्जाम होता है मई में, सितंबर में हम देखे, मतलब बच्चा सबका नंबर तो सेव कर लेते हैं ना, सितंबर में देखे कोई कॉलेज, मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, ये बेंगलोर में पड़ता है, कुछ मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल। उधर तो सेमी गवर्नमेंट ज्यादा होता है, जानते हैं आप लोग, सेमी गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ही होता है। देखिए उसका फोटो बार बार लगाता है, फिर उससे पूछे तो बोला सर मेरा हमको कॉलेज मिल गया। बोले तुमको कॉलेज कैसे मिल गया? हम सोचे ही नहीं थे उसको कॉलेज मिल जाएगा। बोले कितना नंबर आया? बोला 606 नंबर आया था सर। फिर उससे हम रिजल्ट मांगे, सही में 606 नंबर आया, कॉलेज भी दिखा दिया उसने। बोले वाह, जिसपे मतलब भरोसा नहीं किया जा सकता वो भी ऐसा काम कर लेगा। तो किसी का कोई भरोसा नहीं, कौन सेलेक्ट हो जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अपने आप में कभी डाउट नहीं करना चाहिए, ना किसी स्टूडेंट पे। कोटा वगैरह जाओगे ना, वहां पे क्या होता है कि कोई बच्चा टॉप 100 में आ रहा है, टॉप 10 में आ रहा है, कोई बच्चा 4000 रैंक, 5000 रैंक, तो 4000 वाला भी सेलेक्ट बहुत सारा हो जाता है। इसलिए वहां कोई भी टीचर के मुंह से नहीं सुनोगे वो तेज लड़का है, वो घुसखोर विद्यार्थी है, वो होता ही नहीं है। कोई सेलेक्ट हो सकता है, खाली रेगुलरिटी होना चाहिए उसके अंदर, होना चाहिए कि उसको खाली बिलीव होना चाहिए कि हम पढ़ेंगे तो हो जाएगा मेरा। समझ रहे बात? कोई भी सेलेक्ट, इसलिए हम किसी पे हंसते उठते नहीं है। कोई बच्चा पे कोई भी कुछ भी कर देता है भाई, बच्चा है ना, टॉप भी कर जाता है। देखे तो 2009 में, नाम ही हम भूल जाते हैं, मेरा ये बीमारी बहुत खराब है। 2009 में पटना का एक टॉप रैंकर था ना आईआईटी में,
2009 में था, लेकिन नाम ही हम भूल जाते हैं। तो वो लड़का वो बंसल में पहले बंसल था, अब ना थोड़ा डैमेज हो गया, उसका टीचर भागे। बंसल में पढ़ता था, उसका रैंक जानते हो बहुत ज्यादा आता था। लेकिन ऐसा विद्यार्थी था कि उसको लगता था कि हम सेलेक्ट हो सकते हैं। पहले आईआईटी और ये एनआईटी चलता था, एआई ट्रिपल ई चलता था ना पहले, अब जे एडवांस और मेंस चलता है। तो मतलब उसका नंबर ठीक ठाक आता, उसको लगता था कि हम किसी तरह आईआईटी या एनआईटी, हमको कम से कम एनआईटी नाम सुने, घूमने जाते हो इंजीनियरिंग का अच्छा लेवल का, आईआईटी नहीं तो एनआईटी, उसको लगता था एनआईटी हो जाएगा। फिर घर आया, छठ में घर आया, वो लिखा था, जब घर में आया तो उस समय मतलब जैसे अभी छठ पूजा है ना, अब अगले साल एग्जाम देना है उसको, उस समय तक एकदम मतलब एवरेज स्टूडेंट। घर आया उसके बाद उसको लगा कि पढ़ने लगा, मतलब माइंड नहीं हो जाता, फिर जाता है उसको, मतलब पता नहीं कौन जोश दे दिया, पढ़ने लगा इतना इतना, मतलब अच्छा से मेहनत कर दिया। अगला साल आईआईटी में फर्स्ट रैंक, समझते हो बहुत बड़ी बात होती है। हम नाम बता देंगे आप लोग को, ये पटना का ही था, मतलब कोटा से पढ़ा हुआ था। तो वही मतलब कब माथा घूम जाएगा जानते हो, 4-5 महीना भी पढ़ लेता है ना, सेलेक्ट हो जाता है आदमी, अच्छा से पढ़ लेता है। तो कभी भी कुछ भी हो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे तुम लोगों से, क्या पूछ रहे थे जी, छोटा वाला से? हाँ, तो रिलीजिंग हार्मोन का एग्जांपल, अच्छा बताओ, ये जीएनआरएच है, ये जो हार्मोन है ये कौन स्रावित कर रहा है, पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस? बहुत अच्छा, हाइपोथैलेमस कर रहा है। यही एक बार क्वेश्चन आया था, ये रिलीजिंग हार्मोन गोनेडोट्रोफिन जो है वो पिट्यूटरी करता है, जहां पर भी रिलीजिंग आ जाए वो हाइपोथैलेमस है। तो ऑप्शन में आया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपोथैलेमिक हार्मोन, एक था गोनेडोट्रोपिन, एक था गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा ना, गोनेडोट्रोपिन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो रिलीजिंग जो रिलीज करवा रहा है वही ना हाइपोथैलेमस वाला होगा। तो याद रखना, रिलीजिंग आ गया अगर तो वो हाइपोथैलेमस है, या इनहिबिटरी आ गया कहीं नाम में तो वो हाइपोथैलेमस का है। अगर रिलीजिंग याद नहीं है तो वो पिट्यूटरी का है। समझ रहे बात, बैठ जाओ, देखो समझ गया ना तुरंत। तो सोमेटोस्टेटिन या इनहिबिटरी है, हाइपोथैलेमस का हार्मोन है। अब हम लोग चल रहे हैं कहां पर, अरे टाइम हो गया, अब कहां चलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। कहां चलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये बहुत सारा हार्मोन बेचारा स्रावित करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक ही ग्रंथि है ना, ये पहले लिख चुका था क्या, ऑटोमेटिक था, अब तो ये लेगा नहीं, ग्लैंड्स, अरे वाह ले लिया। चलो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है कहां होती है, हाइपोथैलेमस के नीचे, लेकिन वो हड्डी में घुसी हुई रहती है। हमारा पूरा जो ब्रेन है ना वो हड्डी के अंदर है, पता है, क्रेनियम, अच्छा पढ़ तो इधर भी पढ़े, क्रेनियम बोन, क्या नाम है इसका, क्रेनियम बोन। एक और बोन बताए थे जिसका नाम था स्फेनॉइड बोन, इथमॉइड बोन, जो हम लोग क्रेनियम में ही पढ़े थे 8 बोन में, समझ रहे हो। तो चलो याद नहीं है तो कोई बात, स्फेनॉइड बोन, वही स्फेनॉइड बोन में एक गड्ढा होता है, उसी गड्ढा में पिट्यूटरी ग्रंथि इसे धसा हुआ रहता है। स्फेनॉइड जो बोन है ना उसमें गड्ढा होता है अंदर से, वही दोनों एंटीरियर पोस्टीरियर ऐसे रहता है ना, दोनों इसे मिक्स करके ये इसे करके गड्ढा में, उस गड्ढा का नाम है सीला टर्सिका। क्या नाम है, सीला टर्सिका, ठीक है। तो पहला बात, कुछ बातें पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए, इट इज मास्टर ग्लैंड,
मास्टर ग्लैंड होती है, इट इज मास्टर ग्लैंड। उसके बाद यह प्रेजेंट कहां होती है, यहां फिगर बना देते हैं। यह है स्फेनोइड बोन, स्फेनोइड बोन यहां होता है अंदर के साइड में, और इसका जो गड्ढा होता है उसका भी नाम है, क्या नाम है, सीला टर्सिका। एस नहीं होता है, सी ही होता है। फीमेल नहीं है, फीमेल नहीं है, नाम ही देख रहे हो। और टर्सिका में भी हो सकता है इसको टर्किका भी लोग पढ़ते हैं, है ना। और इसी में आपका होगा पिट्यूटरी ग्रंथि, है ना, पिट्यूटरी। तो क्या लिखेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड, बचपन में पढ़े हो, है ना। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सिचुएटेड एट बनारस, है ना। क्वेश्चन आया था बीएचयू कहां पर उपस्थित है, और उसका फुल फॉर्म भी दिया हुआ था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, है ना, बीएचयू है ना जी। तो कहां पर उपस्थित है, तो लिखा हुआ था काशी, बनारस, फलना चिल्ला। जिसको बच्चा को आया था, चौथा पांचवा क्लास का बच्चा को, तो बनारस लिखा होगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड इन कैविटी ऑफ स्फेनोइड बोन। ठीक है। अब देखो अब थोड़ा सा हम लोग को टेक्निकली थोड़ा अलग ढंग से फिगर बना के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में तो यही फिगर है। कहां गया जी, हाँ ये वाला फिगर है। इससे आपको क्लियर ही नहीं होगा कौन सा पार्ट को क्या बोलते हैं और कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है। इसके लिए एक टेक्निकली हम फिगर बनाएंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। 3 लोब होते हैं पिट्यूटरी के, कितने पार्ट होते हैं, 3, एंटीरियर, पोस्टेरियर, एक बीच में भी होता है मिडिल, जो हम अपने वाले फिगर में दिखाएंगे आपको। और तीनों अलग अलग हार्मोन स्रावित करते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, समय। उसके लिए क्या चाहिए, अब समय नहीं है ना। उसको फिगर बना सकते, लेकिन फिर उसको अगले क्लास में फिगर बना के उसको समझाना ही पड़ेगा। ठीक है, रहने देते हैं। आज वाला पढ़ के आना, कल जैसे आओगे क्वेश्चन दागेंगे यही सब, है ना।